डॉक्टर सोनाली जी, एक साहित्यकार के नजरिए से भी आप को क्या लगता है कि क्या चीजें हो रही है और समाज में क्या होना चाहिए, इस पे भी बात करें। देखिए सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने इस विषय पर प्रोग्राम का आयोजन रखा। अगर आप मुझसे एज ए साहित्यकार पूछेंगे तो शायद ही मैं बता पाऊँ, क्योंकि सभी का मुझे ऐसा लगता है जैसे गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि धर्म जो है वो व्यक्ति पर निर्भर करता है, ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनौतियां हैं वो हम पर ही निर्भर करती हैं। और अगर आप मुझसे पूछे तो एज ए वुमेन और महिला होने के नाते मुझे तो ना तो कोविड में ऐसी कोई चुनौती महसूस हुई कि बच्चों के साथ कैसे एडजस्ट करना है या घर में कैसे एडजस्ट करना है। मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे, क्योंकि मैं यही लाइफ स्टाइल पिछले 8 साल से जी रही हूँ, एज ए फ्रीलांसर मैं नौकरी कर रही हूँ और छोटे छोटे बच्चों के साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी की, छोटे बच्चों के साथ ही मैंने अपना पूरा करियर स्टार्ट किया। तो मुझे सच ये जो कोरोना एकदम से आया कि फर्स्ट वेव आई और सेकंड वेव आई, चूंकि मेरी आदत बहुत ज्यादा घर से बाहर निकलने की नहीं है और मुझे नौकरी भी रास नहीं आती है, तो जैसे ही मुझे कहीं नौकरी मिलती है मैं छोड़ देती हूँ नौकरी। ज्यादा ज्यादा 1 साल की शायद सबसे लंबी नौकरी की है मैंने आईजीएनसीए में, उसके अलावा मैंने शायद ही नौकरी की है पिछले 8 साल से। मुझे पसंद नहीं आती, तो इसलिए मेरे लाइफ स्टाइल, मेरे जीवन पर बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं पड़ा और ना ही मुझे कोई बहुत ज्यादा समस्या आई। और दूसरी बात ये थी कि जब हम रितु जी की भी मैं बात सुन रही थी, प्रशांति की भी बात मैंने सुनी, बच्चों के साथ समस्या देखिए आई है और बहुत भयानक समस्या आई है, क्योंकि बच्चों के पास खेलने के लिए कहीं जगह नहीं है, वो कहाँ जाए क्या करें। और हम, चूंकि मैं फ्रीलांसर हूँ तो मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि मैं प्रोजेक्ट्स टाइम पर सबमिट करूँ। और तब बहुत ज्यादा समस्या आई कि एकदम से 3 महीने के लिए लॉकडाउन लग गया, मेड भी नहीं आ रही है और मैं अपने प्रोजेक्ट्स कैसे सबमिट करूं। हालांकि क्लाइंट्स समझते थे और उन्होंने डेडलाइन ऐसी नहीं दी कि करूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी माँ की टेक्निक अपनाई। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार से कहती थी कि अच्छा मेरा ये काम करोगी तो मैं तुमको कुछ ना कुछ इंसेंटिव दूंगी। तो मैं अपने दोनों बच्चों को ट्रेंड की कि मैं, तुम लोग मेरी मदद कराओगे, झाड़ू मैं कर दूंगी। अब मेरा बेटा 12 साल का है, मैंने उसको बोला तुम तब तो पिछले साल 11 साल का था, मैंने उसको बोला मैं झाड़ू लगाऊंगी तुम पोछा कर दोगे, तो ही वॉज रेडी। और बच्चों को मैंने घर के कामों में इस तरीके से जोड़ा कि उनको ना एक नई चीज लगी, उनको लगा कि अच्छा काम करने में तो कितना मजा आता है। बच्चों से जैसे छोटे छोटे काम थे, डस्टिंग वगैरह का काम था बच्चों को, जब हम लोग पढ़ाई करते थे मैं अपने एक तरफ काम लेके बैठती थी, एक तरफ बच्चे पढ़ाई बुक्स लेकर बैठते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग के अंदर एडजस्टमेंट करने की एक बहुत बड़ी शक्ति होती है और एडजस्टमेंट हम लोगों ने किए। अगर आप चुनौतियों की बात बोलेंगे तो मैं सच में, मुझे ना तो मुझे महिला होने के नाते कोई भी चुनौती नजर आई, ना ही मुझे माँ होने के नाते सच कोई भी चुनौती नजर आई, ना पिछले साल में ना इस साल। इस वाली वेव में जरूर थोड़ा सा मुझे बच्चों को घर के भीतर रखना पड़ रहा है तो मुझे समस्या आ रही है, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी चुनौती नहीं नजर आई कि जिसके कारण हम लोग एक पूरी तरीके से, और ना ही, और ये फेसबुक पर भी सभी लोग देख सकते हैं कि देखिए जो ट्रेजेडी है हम लोग के परिवार में, जो जो लोग जा रहे हैं उनके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति है कि हमें इसमें करना ही पड़ेगा, हमें उसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच में आप अपने आप को मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू था। मेरे परिवार में भी, मेरे परिवार में, मेरे मित्रों में बहुत सारे ऐसे हमारे युवा मित्र गए कि एकदम से एक आघात सा लगा कि ये क्या हो गया। लेकिन ऐसे में आपको, जब आपके परिवार और आपके दोस्तों में ऐसा हो रहा होता है, उस समय पे आपको अपना मानसिक बल मजबूत रखना बहुत जरूरी होता है। तो एज ए साहित्यकार मैं बस इतना ही कहूंगी कि मैंने आज तक, पिछला कोरोना हुआ, ये पिछले कोरोना की लहर थी, ये वाली लहर है, मैंने एक कोरोना के लेकर एक भी नेगेटिव कविता नहीं लिखी है कि हाय ऐसा हो रहा है, हाय वैसा हो रहा है, हाय ये चुनौती, हाय वो चुनौती। मेरी लाइफ में हिंदी वाला हाय शब्द नहीं है, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो मेरा उपन्यास हो, चाहे वो मेरी अपनी खुद की जिंदगी हो। तो इसलिए मेरे सामने ना तो कोई चुनौती थी, ना ही मेरे लिए कुछ नया था,
मुझे अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी, आई वेलकम ऑल द प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही है जो आपको आने वाले समय में राहें दिखाती हैं। तो और ऐसा नहीं है कि ये वाला सिद्धांत केवल मेरा है कि आई वेलकम प्रॉब्लम्स, मोस्टली गृहिणियों का भी यही है कि उनको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे मतलब अगर आप, मैं ऐसा नहीं कि मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं अपने घर के आसपास जो मेरी मेड है वो भी बोलती थी, दीदी प्रॉब्लम है तो क्या हम सॉल्यूशन भी खोज लाएंगे। तो वी शुड ऑलवेज थिंक कि हम लोग इस बारे में हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, हम कितने लोगों को हंसा सकते हैं, हम अपने स्तर पे कितना अवेयरनेस फैला सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाती, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे शब्दों की कितनी ताकत है, इसलिए मैंने अपने फेसबुक वॉल से हमेशा सकारात्मकता को बढ़ावा दिया, अपने आर्टिकल से सकारात्मकता को बढ़ावा दिया जितना मैं कर सकती हूँ। और बस इतना ही। और मुझे लगता है कि भारतीय स्त्री क्या, कोई भी स्त्री कर लेगी, और किसी भी स्त्री को ये वाला समय ऐसा कोई चुनौतीपूर्ण नहीं लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं अपने आप में ही हर स्त्री को देखती हूँ। क्योंकि मुझको कोई चुनौती नहीं लग रही है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी को भी ऐसा चुनौती लगेगी। बिकॉज हम लोग लाइफ में आए यहाँ पर काम करने के लिए। भगवान हमको जब भेजते हैं तो भगवान ये नहीं बोलते कि जाओ हम तुमको भेज रहे, तुम जाकर रोना और अपनी महानता साबित करना। हम लोग कोई महान नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम आई है तो हम लोग इसमें से भी बाहर निकल जाएंगे, हमारे अंदर बहुत पावर है। मतलब आप अगर मुझसे कहेंगे कि मैं नहीं रोती हूँ, मैं अपने स्कूटी का एक्सीडेंट हो जाता है, मैं अपना टूटा हाथ लेकर डॉक्टर के पास खुद ही एक्सरे कराकर प्लास्टर करा के घर चली आती हूँ। मुझे लाइफ में किसी भी समय पर कोई भी चीज चुनौती नहीं लगती है, और ये भी कोई चुनौती नहीं लगी क्योंकि मैंने अपने बच्चों को उस हिसाब से ट्रेंड कर दिया। शेष में नहीं जानती थी। बस मैं इतना ही कहूंगी कि अगर हम लोग चाहे कैसी भी समस्या आए, अगर हम लोग चुनौती नहीं मानेंगे तो हम अपनी जिंदगी का हर फेज बहुत आसानी से पार कर जाएंगे। और अगर हम रोते रहेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम अपनी जिंदगी का शायद रात भी ढंग से काट पाए। बस इतना कहना है कि धन्यवाद। नवीन जी बस। नवीन जी, सोनाली जी ने अपना वक्तव्य पूरा किया है। अब क्या हम अगले अतिथि को आमंत्रित कर सकते हैं? नवीन जी आप म्यूट हैं, क्या आपको सुनाई दे रहा है? नवीन जी लग रहा म्यूट है क्या? हाँ मुझे भी नवीन ऐसे जी ही लग रहा सुनाई नहीं लग रहा। है। बाकी तो मैं हमेशा देखिए सबको हंसाती रहती हूँ, समोसे खिलाने वाली बातें करती रहती हूँ। जीवन में आशाएं रखनी चाहिए, आशाएं रखिए, हमेशा सोच के रखिए। बिना सकारात्मक रहे आप एक छोटी सी भी चीज को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो मतलब ये तो महामारी है। हाँ, नवीन जी आप कोरोना। म्यूट हैं। नवीन जी मैं आप तो म्यूट हैं। मैं तो कोरोना काल के बाद का भी सोचे बैठी हूँ कि मैं तो समोसे खाऊंगी, शाही पनीर खाऊंगी, कढ़ाई पनीर खाऊंगी। मैंने पूरा मेनू अपना तय कर रखा है कि जिस दिन रेस्टोरेंट खुलेंगे मैं तो उसके अगले दिन मैं तो एक एक दिन करके जाऊंगी। ना मैं मरने वाली हूँ, ना मैं मरने का कोई इरादा लेकर आई हूँ, सीधी बात। एक्चुअली समस्या ये है कि जब भी हम लोग पश्चिमी स्त्री विमर्श और भारतीय स्त्री विमर्श की बात करते हैं तो मैं दो चीजें समझने की जरूरत होती है। बाकी सारी चीजें नहीं भाड़ में, केवल दो चीज की वहां पर स्त्री को किस लिए बनाया भगवान ने। चूंकि वो पुरुष के लिए एक मनोरंजन का साधन चाहते थे, इसलिए उन्होंने पुरुष की पसली से स्त्री को मनोरंजन के हेतु बनाया। एक ये कॉन्सेप्ट है वहां पर स्त्री का। स्त्री को वहां पर औरतों में वो लोग आत्मा भी नहीं मानते थे, बहुत बाद में जाकर उन्होंने औरतों में आत्मा भी मानी। हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, तो अर्धनारीश्वर का विमर्श और पुरुष की पसली से पैदा हुए एक ऐसी चीज का विमर्श जिसमें आत्मा ही नहीं है, तो वो तो उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो इसलिए मैं तो इन सब फालतू चीज में पढ़ती ही नहीं कि पश्चिम का विमर्श क्या है और यहाँ का विमर्श क्या है। क्योंकि मैं तो पश्चिम के स्त्री विमर्श को, जो वहां का जो सो कॉल्ड फेमिनिज्म है, उसको मैं जरा भी नहीं मानती, क्योंकि वो धार्मिक के आधार पर है। और अगर हम लोग अपने धार्मिक आधार पर जाएंगे तो वो दूसरी बात हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज को मेरे हिसाब से तो छोड़ ही देना चाहिए और इस बात पर बहस करनी ही नहीं चाहिए।
बस थोड़ी सी समस्या ये है कि लड़कियां जो हमारे यंग एज की लड़कियां हैं, जैसे मैं भी बहकी थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बहकी थी, मैं भी बहकी थी, मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ भाई छोटे छोटे कपड़े पहनने चाहिए, ये करने चाहिए, और प्रतीक के, और फ्रेंकली मतलब मैं तो जब से अपने अपने विचारों में दोबारा से वापस आई हूँ, उसके बाद तो मैं और भी ज्यादा मुक्त हो गई हूँ, बहुत स्वतंत्र हो गई हूँ। छोटी छोटी स्कर्ट पहन के घूमती हूँ, छोटा छोटा टॉप पहनती हूँ, बच्चे के साथ एक ही थान से कटा के हम लोग स्कर्ट पहनते हैं बनवा कर। मेरा मन तो होता है अपने बच्चों की, अपनी बेटी के साथ उतना, क्योंकि ये जो स्वतंत्रता है, विचारों के साथ वाली स्वतंत्रता और वस्त्रों के साथ वाली स्वतंत्रता, यह केवल सनातन में संभव है, वहां संभव नहीं है। तो समस्या केवल और केवल इस बात को लेकर है कि पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि वो लोग पश्चिम में स्त्री को समझते क्या थे। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि स्त्री को पुरुष की पसली, केवल पुरुष के मनोरंजन हेतु पसली से बनाने वाला एक विमर्श जहां से पैदा हुआ, उसके साथ हम अर्धनारीश्वर का, जिसमें बोला है कि पुरुष जो है, पुरुष और स्त्री जो है, जहां पर हम लोग आत्मा का ही स्वरूप कुछ नहीं मानते हैं, कि माने कि हम लोग क्या, तो आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, तो उसमें तो संभव ही नहीं है। इस बात पर तो बहस ही बंद कर देनी चाहिए कि पश्चिम का स्त्री विमर्श। हमें बस अपने उसको, हमें पश्चिम की तरफ देखना ही नहीं है, हमें बस इतना देखना है कि हमें आप अपने देश की स्त्रियों को किस तरीके से प्रस्तुत कर पा रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे यहाँ की जो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी महिलाएं भी हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ की भी जो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी महिलाएं हैं, वो इस सब चीजों में फंस जाती है। हाय सीता कितनी अबलाती, हाय द्रौपदी कितनी बेचारी थी, हाय ये था, हाय वो था। ये जो हाय वाला सिस्टम है, इस हाय वाले सिस्टम, पश्चिमी विमर्श कुछ लाया हो या ना लाया हो, ये हाय वाला विमर्श ले आया। हाय ऐसा हो गया, हाय वैसा हो गया, हाय सीता कैसी थी, हाय द्रौपदी को उसके पति ने दांव पर लगा दिया, जबकि महाभारत पढ़ी नहीं होगी। महाभारत, आई एम श्योर कि जितनी औरतें द्रौपदी को लेकर बोलती हैं, उनमें से किसी ने महाभारत नहीं पढ़ी होगी, जिसमें ये नहीं पता होगा कि युधिष्ठिर ने किन परिस्थितियों में दांव लगाया, युधिष्ठिर की जो परिस्थितियां थी वो क्या थी। आप क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो। हमारे यहाँ पश्चिमी विमर्श तो छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ के औरतों को, मतलब अब अगर आप मुझसे बोलेंगे तो मैं तो बहुत तीखा बोलती हूँ इस मामले में कि हमारे यहाँ की राष्ट्रवादी औरतें पढ़ना नहीं चाहती। उनको एक बना बनाया पैकेज चाहिए, वो पैकेज उनको किसी वामपंथी स्त्री का बनाया हुआ पैकेज चाहिए, उनको अपनी स्त्रियों का पैकेज ही नहीं चाहिए। जब आप वामपंथी स्त्रियों का पैकेज पढ़ोगे तो भैया कहां से आपको हमारे स्त्री विमर्श की बात आ पाएगी, है ना। और आपको रोने की संस्कृति से बाहर निकलना है। हमारा विमर्श कभी हमको रोना नहीं सिखाता। द्रौपदी इसलिए नहीं रोई थी, द्रौपदी किस लिए रोई थी, क्योंकि पूरा स्त्री जाति का अपमान हुआ था। आपको मतलब आप मुझे कई बार ये समझ में नहीं आता कि आपके अंदर इतना रोना धोना कहां से आ गया। द्रौपदी ने कभी नहीं बोला कि भैया मेरे 5 पतियों ने मुझे ऐसे दांव पे लगाया था, अब मैं इनके साथ वनवास नहीं जाऊंगी। ऐसा तो नहीं किया ना, वो गई ना वनवास, रोई तो नहीं ना इस चीज को लेकर कि हाय मैं रानी थी, मेरे पैरों में कांटे चुभ रहे थे। हमारे यहाँ की सो कॉल्ड राष्ट्रवादी औरतें द्रौपदी के रोने पे कविता क्यों लिखने लगी। कहां से उनके दिमाग में इतना रोना धोना घुस गया, क्योंकि वो खुद सोचना नहीं चाहते, खुद उनको पश्चिम से आयातित विमर्श चाहिए, उसके बाद आप द्रौपदी पे लिखेंगे। तो ये बहुत बड़ा कीड़ा है, मैं इसके ऊपर लिख चुकी हूँ और मैं इस चीज को लेकर बार बार लिखती हूँ कि हमें हाय संस्कृति से बचना है। हाय ऐसा हो गया, हाय वैसा हो गया, हाय ये हुआ, हाय वो हुआ, हाय तूने बिंदी नहीं लगाई, हाय तूने सिंदूर नहीं लगाया। तो ये जो हाय वाली संस्कृति है, इससे बाहर जब तक सो कॉल्ड राष्ट्रवादी औरतें नहीं निकलेंगी, तब तक आप भूल जाइए कि हमारा कोई राष्ट्रवादी स्त्री विमर्श पैदा होगा। कोई स्त्री विमर्श पैदा नहीं होगा जब तक आप सीता को अबला बताएंगे, जब तक आप द्रौपदी को अबला बताएंगे, जब तक कि आपको ये नहीं पता होगा कि हमारी भक्तिकालीन परंपरा में कितनी हमारी भक्तिकालीन हिंदू स्त्रियां थी जिन्होंने उस समय पे कृष्ण के ऊपर और राम के ऊपर कविताएं लिखी। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मुगल काल वाले समय में भी अक्क महादेवी जो शिव के प्रति समर्पित हो गई थी, वो पूरी तरीके से निर्वस्त्र होकर पूरा जिंदगी रही। और ये हमारे ही भारत के पुरुष थे जिन्होंने अक्क महादेवी के वस्त्र को लेकर कि उन्होंने पूरी जिंदगी वस्त्र नहीं पहना, तब भी उनके देह के ऊपर एक भी प्रश्न नहीं उठाया। ये हमारी संस्कृति थी। क्योंकि आप हमारी संस्कृति को पश्चिम के चश्मे से देखती हैं।
हमें और एक बात नवीन जी, सबसे दुर्भाग्य वाली बात है कि इनको राष्ट्रवादी, जो हमारा जो राष्ट्रवादी विमर्श की सो कॉल्ड स्त्रियां हैं, उनको वामपंथी आलोचकों की और वामपंथी लेखकों का एक ठप्पा चाहिए कि अरे भैया ये देखो, ये है तो राष्ट्रवाद है, तो ये सो कॉल्ड मोदी को पसंद करने वाली, लेकिन देखो उसके अंदर कितनी पीड़ा भरी है, कितना सुंदर लिखती है। अरे भैया नहीं चाहिए तुम्हारा ठप्पा, नहीं चाहिए तुम्हारी पीड़ा, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे पीड़ा है ही नहीं। मेरे अंदर की स्त्री कभी पीड़ा वाली स्त्री नहीं है। मेरे अंदर की स्त्री जो है वो द्रौपदी के अंदर, मेरे अंदर अग्नि वाली स्त्री है। तो आप जब तक कि आपके अंदर मूल से एक ये फीलिंग नहीं आएगी कि हमारा स्त्री विमर्श पश्चिम के स्त्री विमर्श, पश्चिम का स्त्री विमर्श इतना है तो हमारा सूर्य के समान प्रखर है, जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी तब तक इस बारे में कोई भी बहस बेमानी है। जब तक कि हम सो कॉल्ड स्त्रीवादी लेखिकाएं वामपंथी आलोचकों के ठप्पे के लिए तरसती रहेंगी, जब तक हम ये सोचेंगे हाय हमें कोई इस ब्लॉग पर छाप दे, हाय हमें कोई उस ब्लॉग पर छाप दे, हाय ये हमें ऐसा कर दे, तब तक आप मान के चलिए कोई भी विमर्श तैयार नहीं होगा। ये मेरा मानना है। बाकी सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। मतलब मैं इस पर बहुत बोल सकती हूँ अगर हम मुझसे बोले तो, लेकिन चूंकि समय नहीं है तो इसलिए ऐसा कुछ वो नहीं है। और सीता मैया की जय, बस मैं तो सीता जी को अपना आदर, मैं तो इस सारे विमर्श में पढ़ती ही नहीं जब तक कि हम लोग वामपंथी और वामपंथी लोगों के ठप्पे के बारे में सोचते रहेंगे। जब तक कि राष्ट्रवादी विमर्श का अपना इकोसिस्टम नहीं होगा तब तक इस तरीके की सारी बहसें बेमानी है।